हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या आप नॉन दिव्यांग साथी हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि IBPS के द्वारा 11,403 पदों पर क्लर्क की भर्ती निकाली गई है, जिसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA भी बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो एलिजिबल है। अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप HI वाले दिव्यांग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी OH वाले कैंडिडेट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप इंटेलेक्चुअल वाले डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे OA, OL, BA, BL, इस तरीके से बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो मैं आगे बताऊंगा जो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती ऑल इंडिया में निकाली गई है, लगभग सभी स्टेट में ये भर्ती निकाली गई है। दिव्यांगजनों की किस स्टेट में कितनी भर्ती है, अलग अलग बैंक में भी निकाली गई है, तो किस स्टेट में किस बैंक में दिव्यांगजनों की कितनी भर्ती है, कौन से दिव्यांगों की कितनी भर्ती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें दिव्यांगजनों की फ़ीस कितनी लगेगी, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग अगर पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप टेम्परेरी वाले भी हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है वो मैं आगे बता दूंगा। बाकी जो परमानेंट दिव्यांग है 40% या उससे ज़्यादा वाले, तो वो तो लगभग सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी आप लोगों को मिलेगी। तो इस फॉर्म को आप लोग अगर दिव्यांग साथी हो तो ज़रूर भरना। इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी होगी वो मैं अपने इसी चैनल एजुकेशन DSMNRU पर आप लोगों को देता रहूँगा। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करना, और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी दिव्यांगजनों की हेल्प हो सके। देखो, अभी भी बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको जॉब का नहीं पता चलता, कैसे अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना, या उनकी कितनी पोस्टें होती है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे दिव्यांगों को भी नहीं पता चल पाती है। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को शेयर किया करो ताकि सभी दिव्यांगों तक पहुंच जाया करें। चलो अब हम शुरू करते हैं और इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं। देखो दोस्तों, IBPS क्लर्क की जो भर्ती आई है उसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 1 अगस्त 2026 से, और ये 21 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। तो आपके पास में 1 महीने का टाइम भी नहीं है फॉर्म भरने का। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर लो। फीस भी आप 1 अगस्त से 21 अगस्त तक सबमिट कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाएगी तो उसमें करेक्शन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए 21 तारीख के 2 दिन बाद ये विंडो ओपन होगी, तो आप इसको सुधार सकते हो। इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2026 में हो जाएगा। आपका जो कॉल लेटर वगैरह है वो सितंबर 2026 में आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो प्री का रिज़ल्ट है वो नवंबर 2026 में आ जाएगा, और इसके अलावा जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2026 में हो जाएगा। नवंबर में इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और आपको मार्च 2027 तक सिलेक्शन मिल जाएगा। तो देखो कितना अच्छा मौका है, 7 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। देखो, इसमें आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत में ही आपको 35 से 40 हज़ार तक सैलरी मिलेगी, और बाद में ये बढ़ते बढ़ते आपकी 64 हज़ार से भी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, मतलब ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में 10 वर्ष तक का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो आप अगर 38 वर्ष तक के दिव्यांग साथी हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन दिव्यांग साथी है जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखो, अगर आप टोटली ब्लाइंड हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लो विज़न हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम HI कैटेगरी में बात करें तो अगर आप डेफ हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम ऑर्थोपेडिकली चैलेंज या लोकोमोटर डिसेबल्ड की बात करें तो उसमें भी अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, मतलब OA वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है, मतलब बोथ आर्म वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप OL है मतलब 1 लेग अफेक्टेड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप BL वाले हैं मतलब बोथ लेग्स यानी दोनों पैरों में दिक्कत है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप LC यानी लेप्रोसी क्योर्ड वाले हैं, या CP वाले हैं, या डाउन सिंड्रोम है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या एसिड अटैक वाले हैं तो आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ST SI वाले हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो अगर आप ASD यानी ऑटिज़म वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD वाले हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल इलनेस वाले हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें देखो जो टेम्परेरी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट पर लाइकली टू इम्प्रूव लिखा है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट अगर आपके सर्टिफिकेट पर प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव या नॉट लाइकली टू इम्प्रूव लिखा हुआ है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आपने BA किया हो या BSc किया हो या BCom किया हो, कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बस 21 अगस्त 2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मांगा है, या आपने हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ा है और आपकी मार्कशीट पर मेंशन है कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके पास में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर किसी भाई के पास में अभी सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं है तो अभी आपके पास में 6-7 महीने हैं, आप कहीं से कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर ही इसमें चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करूँ तो जितने भी दिव्यांग साथी है या SC ST या ESM या DESM वाले हैं तो उनकी सबकी यहाँ पर 175 रुपये फ़ीस लगती है। मतलब दिव्यांगजनों की भी यहाँ पर 175 रुपये ही फ़ीस लगेगी। बाकी और सबकी यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस लगती है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया में। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ के आप रहने वाले हैं वहीं पे अप्लाई करें। आप ऑल इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आप अप्लाई करोगे वहाँ की आपको लैंग्वेज आती हो या आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी हो। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर अगर वहाँ की लैंग्वेज आपकी नहीं लिखी है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसमें पास होना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं होगे तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग उसी स्टेट से अप्लाई करना, या तो जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है या जहाँ की लैंग्वेज आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी बता दूंगा और स्क्राइब रूल्स वगैरह क्या है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। तो देखो सबसे पहला है यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, VH वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, बाकी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की नहीं है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी काफ़ी सारी पोस्टें हैं। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर HI वालों की नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है और VH वालों की भी नहीं है, ID वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर असम। असम में VH कैंडिडेट की टोटल 5 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की टोटल 4 पोस्टें हैं, VH कैंडिडेट की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं और ID वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर बिहार। बिहार में HI वालों की टोटल 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की टोटल 7 पोस्टें हैं, VI वालों की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। इसके बाद में अगला है यहाँ पर देखो चंडीगढ़। चंडीगढ़ में केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी वो दिव्यांगों की नहीं है। फिर देखो अगला स्टेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़। यहाँ पर HI वालों की टोटल 3 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, VH वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और ID वालों की भी 3 पोस्ट है। फिर अगला है यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली। यहाँ पर HI वालों की तो नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी VI और ID वालों की भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर दमन एंड दीव। तो यहाँ पर केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। अगला यूटी है यहाँ पर दिल्ली। यहाँ पर HI वालों की 4 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 5 पोस्ट है, VI वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, ID वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर गोवा। गोवा में अगर हम देखें तो HI वालों की तो नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी नहीं है, VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, बाकी ID वालों की भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर गुजरात। यहाँ पर HI वालों की 8 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल की यहाँ पर 7 पोस्ट हैं, VH कैंडिडेट की और ID वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है यहाँ पर हरियाणा। यहाँ पर HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है, VI वालों की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर HI वालों की लोकोमोटर डिसेबल्ड की तो नहीं है, VH वालों की 2 पोस्टें हैं, बाकी ID की भी नहीं है। अगला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। यहाँ पर VH वालों की 2 पोस्टें हैं और ID वालों की 1 पोस्ट है। दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर झारखंड। यहाँ पर HI वालों की 3 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल की यहाँ नहीं है, VH कैंडिडेट की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और ID वालों की 1 पोस्ट है। फिर देखो अगला स्टेट है यहाँ पर कर्नाटक। यहाँ पर HI वालों की 15 पोस्टें हैं,
लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 13 पोस्टें हैं। वीएच कैंडिडेट की भी यहाँ पर 14 पोस्टें हैं और आईडी वालों की भी यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। तो देखो कर्नाटक में अच्छी खासी पोस्टें हैं। इसके बाद में देखो अगला स्टेट है यहाँ पर केरला। केरला में सभी दिव्यांगजनों की एक एक पोस्ट है, मतलब एचआई वालों की भी एक है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक है, वीएच वालों की भी एक पोस्ट है और आईडी वालों की भी एक पोस्ट है। अगला है यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख में दिव्यांगों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। लक्षद्वीप में भी दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर एचआई वालों की 10 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्ट है, वीएच कैंडिडेट की भी यहाँ पर 6 पोस्टें हैं और आईडी वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर एचआई वालों की 13 पोस्टें हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, वीएच कैंडिडेट की यहाँ पर 14 पोस्टें हैं और आईडी वालों की यहाँ पर 8 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर मणिपुर। यहाँ पर एचआई वालों की तो कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, वीएच वालों की 1 है और आईडी वालों की भी 1 पोस्ट है। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर मेघालय। यहाँ पर एचआई वालों की नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, वीएच वालों की 1 पोस्ट है और आईडी वालों की भी नहीं है। अगला है मिज़ोरम। मिज़ोरम में भी एचआई वालों की तो नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और वीएच वालों की 1 पोस्ट है, आईडी वालों की भी नहीं है। अगला है नागालैंड। यहाँ पर भी लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और वीएच की 1 है, बाकी और किसी की नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर उड़ीसा। यहाँ पर एचआई वालों की 5 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 5 पोस्टें हैं, वीएच वालों की 2 है और आईडी वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगला यूटी है यहाँ पर पुदुचेरी। यहाँ पर एचआई वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर देखो अगला स्टेट है यहाँ पर पंजाब। यहाँ पर एचआई वालों की 18 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 7 पोस्ट है, वीएच कैंडिडेट की भी यहाँ पर 5 पोस्टें हैं और आईडी वालों की 4 पोस्टें हैं। इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर राजस्थान। यहाँ पर एचआई वालों की 4 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 हैं, वीएच कैंडिडेट की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं और आईडी वालों की 2 पोस्टें हैं। अगला है यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम में एचआई वालों की तो नहीं है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और वीएच कैंडिडेट की भी 1 पोस्ट है, आईडी वालों की नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में एचआई वालों की 10 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्टें हैं, वीएच वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है और आईडी वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। अगला स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना। यहाँ पर एचआई वालों की कोई पोस्ट नहीं है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 2 है, वीएच वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और आईडी वालों की 3 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा में एचआई वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है, वीएच की और आईडी की नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एचआई वालों की 21 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 16 पोस्टें हैं, वीएच कैंडिडेट की भी यहाँ पर 19 पोस्टें हैं और आईडी वालों की भी यहाँ पर 19 पोस्टें हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। आप देखो अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ पर एचआई वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है, वीएच वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, आईडी वालों की नहीं है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। यहाँ पर एचआई वालों की 8 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, इसके अलावा वीएच कैंडिडेट की यहाँ पर 9 पोस्टें हैं, आईडी वालों की यहाँ पर 10 पोस्टें हैं। तो देखो दोस्तों अलग अलग स्टेट में दिव्यांगजनों की यहाँ पर पोस्टें हैं और बहुत सारी पोस्टें हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप देखो अगर हम इसके एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आप अपनी मर्जी से ऑल इंडिया में कहीं पर भी सेंटर ले सकते हो। दोस्तों इसमें अप्लाई करने से पहले इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लो। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद में आपसे रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 हो गए, 100 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। बाकी जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और प्री में आपको सभी सेक्शन को क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। अभी बैंक की तरफ से कट ऑफ नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें सभी सेक्शन को क्वालिफाइड करना ज़रूरी रहता है। प्री होने के बाद में आपका मेंस होगा। मेंस में आपसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। देखो जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 160 होंगे और ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपको 125 मिनट टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल है उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। दोस्तों आपका जो प्री मेंस होगा उसमें ये भी याद रखना कि 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी।
दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, अगर वहाँ की लैंग्वेज आपकी मार्कशीट पर नहीं लिखी है तो आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाएंगे ये। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए ये याद ज़रूर रखना कि आप लोग उसी स्टेट से अप्लाई करना जिसकी लैंग्वेज या तो आपको आती है या आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पर लिखी हुई है। किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई मत करना जहाँ की लैंग्वेज भी आपकी मार्कशीट पर नहीं लिखी है और वहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं आती है, क्योंकि जब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो उसमें अगर आप फेल हो जाएंगे तो भले ही आपने मेंस क्लियर कर रखा हो तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। दिव्यांगजनों को मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें लिखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर आपके UDID कार्ड को ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आपका मेडिकल दोबारा से भी करवाया जा सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखना इसमें अप्लाई करने से पहले। तो अगर आपके पास में अभी तक UDID कार्ड नहीं है तो UDID कार्ड भी ज़रूर बनवा लो। UDID कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोगों को मेरे चैनल एजुकेशन DSM NRU पर मिल जाएगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें स्क्राइब रूल्स क्या है। जिन साथियों को स्क्राइब चाहिए उनको क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये बैंक का एग्ज़ाम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं चलेगी स्क्राइब से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ सब कुछ लिखा होता है। इन्होंने परमिशन दी है कि आप अपना स्क्राइब ला सकते हो अपनी कॉस्ट पर, लेकिन जो आप स्क्राइब लेकर जाओगे, एक तो उसने अपना फॉर्म ना भरा हो, IBPS क्लर्क में उसने अपना फॉर्म ना भरा हो, और अगर वो आपका एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आपके अलावा किसी और का एग्ज़ाम उसने न दिया हो और वो आपसे एक स्टेप कम हो, तो आप आराम से ले जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो टोटली ब्लाइंड है या CP है या लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो उनको एनेक्सर वगैरह बनवाना है या अपेंडिक्स बनवाना है। बस हाँ ये ज़रूर लिखा है कि अगर किसी को राइटिंग लिमिटेशन है और अपना स्क्राइब लेकर जाते हैं तो उसमें अंडरटेकिंग देनी होगी, और इसके अलावा जो अपेंडिक्स 1 है ये भी बनवाना होगा। लेकिन जब मैंने इसको नीचे PDF में देखा अपेंडिक्स 1, तो जो अपेंडिक्स 1 नीचे इसमें PDF में दिया हुआ है वो 40% से कम वालों के लिए है, मतलब 40% से ज़्यादा वालों के लिए कोई अपेंडिक्स इसमें दिया ही नहीं है। तो हो सकता है आपसे किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स ना मांगा जा रहा हो, बस आप 40% है और आप एलिजिबल है तो आप ले जा सकते हो। बाकी जो 40% से कम वाले हैं वो भी ले जा सकते हैं, उनको अपेंडिक्स 1 भी बनवाना पड़ेगा, और स्क्राइब अगर अपना लेंगे तो उसके लिए अपेंडिक्स 2 भी अंडरटेकिंग देनी होगी एग्ज़ाम के टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पे। इसके अलावा जो ऐसे विजुअली हैंडीकैप है जो 40% से कम हैं और वो अपने आप से मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह का यूज़ करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। बाकी जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है या CP है और उनको लिखने में दिक्कत है तो उनको भी एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा अगर वो 40% से ज़्यादा वाले हैं। और अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो अपना स्क्राइब ले या ना ले, उनको तब भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखो एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लिखी हुई है, नोट करके। इसमें लिखा है कि IBPS रिजर्व द राइट टू कंडक्ट री एग्ज़ाम इफ़ देयर इज़ डाउट अबाउट द जेन्युइननेस वैलिडिटी ऑफ कैंडिडेट्स स्कोर परफॉर्मेंस। तो देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने स्क्राइब लिया है और उसके नंबर बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं तो IBPS इस बात का राइट्स रखता है कि वो आपका दोबारा से एग्ज़ाम करवा सकता है या आपको बुलाकर आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो ये लाइन यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जेन्युइन दिव्यांग साथी हो तो आप आराम से स्क्राइब ले सकते हो, अपना ले जा सकते हो। बस जो मैं कंडीशन मैंने बताई वो आप देख लेना। और मुझे नहीं लगता कि 40% या उससे ज़्यादा वाले जितने भी हैं उनको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स वगैरह बनवाना पड़ेगा। बाकी और अपने हिसाब से अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बाकी मैंने आपको सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो। इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।